नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं के बारे में चर्चा करूंगी। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ब्लड के फंक्शंस और उसके कंपोजिशन के बारे में बताया था, जिसमें आपने जाना था कि ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और कार्पसल्स जो होते हैं, ब्लड कार्पसल्स जिसको आप कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, वो 45% होते हैं, जिसमें कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीन थे। उनमें से मैं आज जो बताऊंगी आपको रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो लाल रक्त कणिकाएं, जैसा कि आपने नाम सुना, लाल मतलब इसके कारण ही खून का रंग लाल होता है, लाल रक्त ब्लड। और ये है कार्पसल्स, जिसको हम सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस विहीन होता है। ये आरबीसी न्यूक्लियस विहीन होता है और इसकी संरचना देखोगे तो ये छोटे छोटे गोल गोल टिक्कियों की तरह होते हैं, बिंदियों की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से। ये बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव मतलब जिसका दोनों सिरा, ये सिरा देख रहे हैं आपको, ये सिरा चौड़ा होता है, बीच से पतला होता है जिसको भ्यातल बोलते हैं, और ये दोनों सिरा इसका चौड़ा होता है और बीच का जो होता है पतला होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बाइकनकेव होता है। मेरे दोस्तों, आरबीसी आपके लिए नितांत आवश्यक है। जब कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, अथवा आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित कई प्रश्न आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। जैसे कई प्रश्न आते हैं, हम जमाई क्यों लेते हैं, या जमाई हमें क्यों होता है, पॉलीसाइथेमिया किसको कहते हैं, क्यों होता है ये, हमारा पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, मूत्र का रंग भूरा पीला क्यों होता है, और मल का रंग भूरा क्यों होता है। क्या ये प्रश्न आ सकता है कि हमारा मल का रंग भूरा क्यों होता है, पेशाब का रंग हमारा पीला क्यों होता है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। और हीम जो एक प्रकार का आयरन है, इससे कितने ग्लोबिन जुड़े होते हैं, ग्लोबिन के कितने अणु जुड़े रहते हैं। तो ये सारी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। हीम का संश्लेषण कहाँ होता है, ग्लोबिन का संश्लेषण कहाँ होता है, एम्ब्रियो स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, संश्लेषण कहाँ होता है, और वयस्क में कहाँ होता है। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नितांत आवश्यक है। तो मेरे दोस्तों, आप आरबीसी के बारे में देखिए। आरबीसी जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं आकार देखोगे तो ये बाइकनकेव होता है, जिसको हम हिंदी में उभयतल बोलते हैं। जिसका ऐसे समझो, इसका जो पेट है वो चिपका हुआ रहता है और दोनों पार्ट इसका फूला हुआ रहता है। यहाँ पर इसकी आकार 2 मिली माइक्रोन होता है, बीच का जो केंद्र होता है वह 1 मिली माइक्रोन होता है। और इसका ये फायदा होता है कि ये इसके कारण आरबीसी ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने कल बताया था, ब्लड कैपिलरीज रक्त केशिकाएं जो केशिका की तरह होती है, जहां धमनिकाएं केशिकाएं में बदलती हैं और जहां वेंस केशिकाएं में बदलती हैं, तो वहां के दीवारों से इसकी इसी संरचना के कारण ये आर पार हो जाती हैं और अपना फंक्शन करती हैं। और इसका जो डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमिलीमीटर एवरेज, और इसका रेंज जो है
और 6.9 से 7.4 माइक्रो मिलीमीटर होता है। सरफेस एरिया देखोगे तो इसका 120 से 140 माइक्रो मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और इसी सरफेस एरिया के कारण आपके प्रश्न आ सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके कारण होता है, क्यों होता है? इसका सामान्य सा आपका जो उत्तर होना चाहिए वो ये कि यह इसका चूंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, 120 to 140 माइक्रो मिलीमीटर स्क्वायर है, इसके कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वॉल्यूम इसका कितना है? 80 माइक्रो मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका आयतन। और इसके आयतन होने के कारण हीमोलाइसिस आप समझते हैं, किसको कहते हैं हीमोलाइसिस? हीमोलाइसिस किसको कहते हैं? रक्त के विघटन, विनाश की प्रक्रिया। तो इसी आयतन के कारण रक्त टूटता नहीं, आरबीसी टूटता नहीं है, यह विनाश की प्रक्रिया को रोकता है इसकी इस वॉल्यूम के कारण। अच्छा, इसकी संख्या अगर आप देखोगे तो मेल में जो पुरुष है उसमें 5 to लेकर के 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, या 5 to 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। फीमेल में यह 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में यह 6 से 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, मेल में, इसके बाद मेल में और सबसे कम फीमेल में। अब हम ये देखते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसकी बाइकनकेव संरचना के कारण इसको फायदा ये होता है कि ब्लड कैपिलरी से ये आर पार हो जाता है और अपना फंक्शन कर लेता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने से हीमोलाइसिस प्रक्रिया को रोकता है। तो ये आप, और इसका जो आकार होता है छोटे छोटे गोल टिक्कियों के समान होता है, और ये न्यूक्लियस विहीन होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वहीं पर हीमोग्लोबिन ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? हीमोग्लोबिन। जो हीम नामक आयरन और ग्लोबिन, ये जो है ना, ये प्रोटीन होता है। हीम होता है आयरन और प्रोटीन होता है ग्लोबिन, होता है एक प्रकार की प्रोटीन। और इसी हीम के कारण आरबीसी का रंग जो होता है सो ये लाल होता है, ये लाल रंग का होता है हीम। इसकी सिंथेसिस अगर आप देखोगे हीम और ग्लोबिन की, तो ये देखोगे हीम कहां मिलता है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया में। हीम का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लोबिन का होता है राइबोसोम में। अत्यंत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेप्थ है। बच्चे आप पूछते हो कई बार कि मैडम हम टीजीटी, पीजीटी, नेट या हम फर्स्ट ग्रेड टीचर अथवा हम लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कैसे करें? बच्चे, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता दूं। कई बार आप पूछते हो कोई किताब बता दीजिए। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की किताबें आप लेती हो, पढ़ सकते हो, पढ़िए, नो डाउट, लेकिन आपको डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो इसमें ये अलाउ नहीं है एग्जामिनर को कि कोई पासबुक से अथवा कोई भी इस तरह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो किताब में पहले से छपे हुए हैं उनके क्वेश्चन एज सच उठा के दिए जाएं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेन बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो मैं अभी बता रही थी हीम का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लोबिन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। और आरबीसी के किस पार्ट में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है? तो आप ये कहोगे कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है।
हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। हीम का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लोबिन बनता है आपका राइबोसोम। इतनी समझ में आ गई बात। अब एक प्रश्न मैंने जो पूछा था कि पॉलीसाइथेमिया, अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम हमारा कितना होना चाहिए आरबीसी की संख्या 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। इससे अगर ज़्यादा होता है तो एक प्रकार की बीमारी है जो पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। और क्या होता है? ये आरबीसी में मैलिग्नेंट के कारण होता है। आरबीसी में कोई मैलिग्नेंसी आ जाती है, कोई मलिनता उत्पन्न हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है और इसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और देखते हो कई बार हम बार बार जम्हाई लेते हैं, बार बार जम्हाई लेना ही पड़ता है, तो ये पॉलीसाइथेमिया के कारण होता है। और है ना, और जो जम्हाई की स्थिति में क्या होता है, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है, फिर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जो जम्हाई की स्थिति कहलाती है। और अगर आवश्यकता से कम आरबीसी हो जाता है और हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको कहते हैं, उसकी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रक्त अल्पता। अल्पता की बीमारी हो जाती है, रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, एनीमिया। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा सभी जो हमारे स्टेज हैं, जैसे युवावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, शैशवावस्था, उनमें अलग अलग होती है, तो 8 से 10 ग्राम % होना चाहिए। अगर इतना है तो यह है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड मतलब कम है, एनीमिया तो है लेकिन कम है। और इसी तरह से अगर 6 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड अगर हो जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, तब ये सीवियर एनीमिया कहलाता है। सीवियर, बहुत अधिक एनीमिया मतलब रक्त की बहुत कमी हो जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा किए। हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन 2 से मिलकर के बना है। हीम इज आयरन और ग्लोबिन इज प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें जानिए। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में एक बड़ी क्षमता है, भगवान ने बहुत बड़ी इसकी ताकत दी है। वो क्या दी है? ऑक्सीजन से संयोग करने की। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं हीमोग्लोबिन को HB। ये किससे संयोग करता है? ऑक्सीजन से। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये देखिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है, कहाँ बना है? ये फेफड़े में बनता है। कहाँ बनता है ये? फेफड़े में, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ से ये ऑक्सीजन को लेता है, अपने साथ संयोग करता है। यह एक तरह की डाकिया की तरह काम करता है, जैसे पोस्टमैन आता है चिट्ठी लेकर के, इसी तरह से ऑक्सीजन रूपी चिट्ठी को लेकर के ये हीमोग्लोबिन अपने साथ जाता है रक्त में मिल करके। और कहाँ पहुँचता है? कोशिकाओं में, सेल्स में, टिश्यूज में, और वहाँ जाकर के क्या करता है? ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, कहाँ पहुँचा? कोशिकाओं में। HbO2 बनाया, कहाँ पहुँचा? सेल्स में। और वहाँ जाकर के ये क्या किया? ऑक्सीजन सेल को दे दिया और फिर वहाँ से हीम अलग हो गया, हीम अलग हो गया। फिर ये हीम जो कोशिकाओं ने छोड़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, उसको ये अपने साथ ले लिया। लेन देन का काम कर रहा है, आदान प्रदान का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? आदान प्रदान का काम कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन वहां दिया, किसको? सेल को, भाई आप लो और आगे का काम करो। क्योंकि जब ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा कोशिकाओं को, तो आगे भोजन का जो कंबशन होता है, जो मैंने आपको डाइजेशन के टाइम में बताया था, तो जो मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज है अथवा अमीनो एसिड है, उन सब का कंबशन होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन का वहाँ दे दिया, कोशिकाएं अपना काम करने लग गई। और कोशिकाओं ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था, है ना, सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था उसको ये अपने साथ ले लेता है। बड़ा उदार है हीमोग्लोबिन। तो इसका हीमोग्लोबिन वापस किसको ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को,
और ले करके हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है फेफड़े में रक्त परिसंचरण के दौरान। कहाँ पहुंच गया? फेफड़े में पहुंचा। फेफड़ों में पहुंचने के बाद यहां आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। भाई कार्बन डाइऑक्साइड आप रख लीजिए, और अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा वह फिर रेस्पिरेटरी मार्ग से, जो अपना फेफड़ा है, फेफड़े के जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से नेजल पैसेज है, नाक के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके उच्छ्वसन की क्रिया के दौरान, जब सांस छोड़ते हैं उस क्रिया के दौरान बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड किसने मतलब कोशिका से निकाला, उसको अपने साथ मिलाया और उसको ला करके फेफड़े में डाला। फेफड़े से फिर वो सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, गैस निकल गया। और यहाँ से फिर वापस हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को वापस लेता है हीमोग्लोबिन, और फिर लेकर के चलता फिरता दौड़ता दौड़ता पहुँचता है कोशिकाओं में, ऊतकों में, वहाँ जाकर फिर ऑक्सीजन देने का काम करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करता है। इस प्रकार से यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुँचाता है और फिर ऊतकों और कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस काम को हीमोग्लोबिन करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम हीमोग्लोबिन का और क्या है, ये पीएच को मेंटेन करता है। पीएच को मेंटेन करता है। अगर रक्त की पीएच अल्कलाइन थोड़ा होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है, अगर ये ज़्यादा इसमें एसिड की मात्रा हो जाएगी, कीटोन की मात्रा हो जाएगी, तो एसिडोसिस हो जाएगा। और जब एसिडोसिस हो जाएगा तो आदमी कोमा में चला जाएगा, मूर्छा में चला जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रकृति को, जो इसका जो हीमोग्लोबिन है वह हीमोग्लोबिन पीएच को मेंटेन करता है, इसके बफर को मेंटेन करता है। और कितना गुना करता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना गुना करता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन से ये 6 गुना ये ज़्यादा बफर मेंटेन करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन मतलब एक तरह से सोचो आरबीसी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है कोशिकाओं तक और कोशिकाओं के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पहुंचाता है कहाँ तक? कहाँ तक पहुंचाता है वो? फेफड़ों तक। इस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन की प्रक्रिया को पूरा करता है, पीएच को मेंटेन करता है। एसिडोसिस ज़्यादा होगा तो इंसान मूर्छित हो जाएगा, कोमा की स्थिति में आ जाएगी, और अगर अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो भी स्थिति खराब है। इसलिए ये पीएच को मेंटेन करता है। तो आपको इतनी समझ में आ गई बातें। अब ये देखिए, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है और हीम नामक जो आयरन होता है, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, कहाँ ये निर्माण इसका होता है? ये सिंथेसिस देखिए, पढ़िए, सिंथेसिस इसका कहाँ होता है, निर्माण इसका कहाँ होता है? तो वयस्कों में और चिल्ड्रेन में, है ना, चिल्ड्रेन में और एडल्ट्स में ये जो बनता है वो बनता है रेड बोन मैरो द्वारा। रेड बोन मैरो, कौन सी रेड बोन मैरो? लाल अस्थि मज्जा, इसमें इसका निर्माण होता है आरबीसी का। तो जब आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, तो इसकी 4 स्टेज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पहला होता है प्री नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रारंभ होता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, जिसमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस दिखाई पड़ता है कि हीमोग्लोबिन बन रहा है। और फिर होता है उत्तर नॉर्मोब्लास्ट, पोस्ट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है। शुरू में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्री नॉर्मोब्लास्ट की स्थिति में जब हीमोग्लोबिन संश्लेषण होता है तब न्यूक्लियस रहता है, और उत्तर नॉर्मोब्लास्ट की स्थिति तक आते आते न्यूक्लियस उसमें से गायब हो जाता है। और फिर बाद में रेटिकुलोसाइट इसका चौथा स्टेज है, जो अस्थि मज्जा से ब्लड में प्रवेश करता है। और यहाँ तक आते आते आपके रेड बोन मैरो में आते आते जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ आप जानोगे, कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। टूटता कहाँ है, विनाश कहाँ होता है हीमोग्लोबिन का? तो ये लीवर और स्प्लीन में। ये टूटता कहाँ है?
लीवर और स्प्लीन में। बनता कहाँ है? रेड बोन मैरो में। टूटता कहाँ है? लीवर और स्प्लीन में। जीवन काल कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन का होता है। इसके बाद ये टूट जाता है। कहाँ टूटेगा? लीवर और स्प्लीन में। लीवर में मैक्रोफेजेज कोशिकाएं होती हैं। तो जब पुराने हो जाते हैं आरबीसी, तब क्या होता है? इसकी जो दीवारें होती है टूटने लगती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तब इसको जो मैक्रोफेजेज कोशिकाएं होती है इसको निगल देती हैं। क्या करते हैं? इसको निगल लेता है। निगलने के बाद वहां जाकर के हीमोग्लोबिन टूट जाता है। किसमें? हीम प्लस ग्लोबिन में। वापस टूट जाएगा हीम प्लस ग्लोबिन में। यह जो हीम है आयरन, वो फेरिटिन के रूप में जमा हो जाता है और बाद में अस्थि मज्जा में संश्लेषण के लिए चला जाता है। और ये जो ग्लोबिन है, प्रोटीन, उसका भी संश्लेषण होता है। इस प्रकार से देखते हैं इसका जीवन काल कितना है? 120 डेज का होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया इम्ब्रियो में निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? कहाँ होगा? तो ये होता है स्प्लीन और लीवर में, इम्ब्रियो में। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है स्प्लीन और लीवर में। और जब बच्चा पैदा हो जाता है और शिशुअवस्था में रहता है तब उसके जो हाथ पैरों की अस्थियां होती हैं, जो एक्सियल स्केलेटन होता है, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। और बड़ों में, वयस्कों में, हमें उनके रेड बोन मैरो में निर्माण होता है। वो भी हाथ पैरों की जो लंबी लंबी अस्थियां हैं, खास करके टिबिया, फिबुला के जो प्रोक्सिमल एंड है, समीपस्थ शिरा है, वहां जाकर के ये इसका निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कौन कौन से पार्ट लेते हैं, कौन कौन से चीज पार्ट लेते हैं हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, इसके निर्माण में कौन कौन से पार्ट लेते हैं, ये देखिए जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन को विच्छोद करोगे तो हीम प्लस ग्लोबिन आया। तो हीम के लिए क्या चाहिए आपको? आयरन चाहिए। ग्लोबिन के लिए चाहिए प्रोटीन, और फिर चाहिए इसके लिए विटामिन सी, और चाहिए विटामिन B12, और चाहिए इसमें कॉपर, और चाहिए इसमें निकल, और इसमें चाहिए बाइल साल्ट। क्योंकि बाइल साल्ट जो है वही निकल और कॉपर को एब्जॉर्ब करता है। निकल और कॉपर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? बाइल साल्ट कर रहा है, पीत लवण कर रहा है, पीत लवण। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर चाहिए, निकल चाहिए और बाइल साल्ट चाहिए। बाइल साल्ट क्या करता है? बाइल साल्ट निकल और कॉपर के एब्जॉर्प्शन को, अवशोषण को बढ़ा देता है। अच्छा, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज और है आपके लिए, वो ये हीमोलाइसिस किसको कहते हैं? हीमोलाइसिस किसको कहते हैं? तो जो रक्त कणिकाओं की टूटने की प्रक्रिया है वो हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोलाइसिस। रक्त कणिकाओं की टूटने की प्रक्रिया हीमोलाइसिस कहलाती है। और हीमोपायोसिस, अगर पायोसिस हो जाएगा तो बनने की क्रिया कहलाएगी। इसलिए अभी कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। हीमोपायोसिस अगर हुआ तो बन रहा है, टूट नहीं रहा है, और लाइसिस है तो टूट रहा है। हीमोलाइसिस मतलब टूटना, रक्त कणिकाओं का टूट जाना। हीमोपायोसिस मतलब रक्त कणिकाओं का बनना। इसी तरह से इरिथ्रोपायोसिस मतलब लाल रक्त कणिकाओं का बनना। ल्यूकोपायोसिस श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना। थ्रोम्बोपायोसिस प्लेटलेट्स का बनना, थ्रोम्बिन का बनना। तो ये सारी चीजें आपको, 4 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि हमारा मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मल का रंग भूरा क्यों होता है? मेरे दोस्तों, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीवर और स्प्लीन में
टूटता है कौन सा, हीमोग्लोबिन, बनता है हीम प्लस बनता है ग्लोबिन नामक प्रोटीन। तो जो हीम टूटा वह वापिस फेरिटिन में संग्रहित हो गया, फेरिटिन के रूप में, और फिर वो अस्थि मज्जा के द्वारा उसका पहुंचा दिया जाता है और वहाँ उसका संश्लेषण में काम करता है। और जो ग्लोबिन हुआ, प्रोटीन जो है आपके, है ना, तो वो टूटता है विभिन्न एंजाइमेटिक प्रक्रिया के द्वारा, बना देता है बिलीरुबिन। क्या बना देता है ये, बिलीरुबिन। और ये जो बिलीरुबिन है ना, ये जल में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। जल में अघुलनशील होता है बिलीरुबिन। तो ये फिर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के द्वारा बिलीवर्डिन में टूट जाता है। और फिर ये बिलीवर्डिन विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अगेन टूटता है और ये बनाता है यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें खास करके किडनी, उससे छन जाता है, पेशाब में जाके मिल जाता है, और इसी यूरोबिलिनोजन के कारण हमारा पेशाब का रंग पीला होता है, और इसे यूरोबिलिनोजन के कारण हमारा मल का रंग भी भूरा होता है। अब समझ गए प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आपसे पूछा था, यूरोबिलिनोजन के कारण। और इसका कुछ पार्ट वापिस ब्लड में लौट आता है और फिर वो प्रक्रिया सिंथेसिस का काम करता है, हीमोग्लोबिन बनने का काम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा हीमोग्लोबिन, आरबीसी हमारा कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है तो हमें एनीमिया, अधिक हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया, और एनीमिया में भी जो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़्यादा उसमें रोल होता है। हीमोग्लोबिन की लेडीज है, जैसे प्रेग्नेंट मदर है, 13 से 14 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। इन्फेंट्स है, इसमें भी ज़्यादा होना चाहिए, जो मैं आपको जब एनीमिया वाली चैप्टर में आपको बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो आज आपने देखा कि हमारा आरबीसी कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कई बच्चे पूछते हैं कि मैडम आपका वीडियो हमको नहीं मिलता है। तो बच्चे मैं इतना कहना चाहती हूँ, डॉक्टर वृंदा सिंह अगर आप यूट्यूब में जाकर के टाइप करते हो तो मेरी वीडियो आपको खुल जाएगी, मिल जाएगा। और फिर आप वहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है, उस बटन को आप दबा देंगे, अब सब्सक्राइब हो जाएगी आपकी वीडियो। बेल आइकॉन का भी बटन होता है, अगर उसको भी आप दबा देंगे तो आपके जो हमारी वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।